Hello students, so we will continue with chapter number 6. आज हमें स्टार्ट तो करना था ट्रांसलेशन से, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये पिछले वाले टॉपिक में डाउट्स हैं, तो वी आर डिस्कसिंग इट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ हैड वर्कड ऑन टू बैक्टीरियल स्ट्रेन आर एंड एस. आर स्ट्रेन जो थी वो नॉन विरुलेंट थी. नॉन विरुलेंट मीन्स इट कैनॉट कॉज डिजीज इन द माइस. S strain was virulent, means it was capable of causing disease. तो when Griffith was doing the experiment, तो जब उन्होंने heat killed S strain और live R को mix किया था, I hope you remember that he had mixed heat killed S strain and live R strain, दोनों को mix किया था. तो he was expecting the result कि इस mixture को जब हम माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, माइस शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज, माइस शुड बी हेल्दी. But to his surprise, he found that when we have injected this mixture into the body of the mice developed the disease and the mice died. So after the mice had died, he did autopsy, and after doing the autopsy of the mice, he could see live S bacteria in the body of these mice. So अब ये question आता है कि live S bacteria form कैसे हुए, because हमने तो inject ही नहीं किया है. We have injected heat killed S and live R. सो इसका मतलब S जो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी हीट किल्ड हो चुका है, उसका कोई मॉलिक्यूल R में एंटर होता है और R को S में चेंज कर देता है. तो अगर किसी भी उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, उसकी अपेयरेंस चेंज हो रही है, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो रही है, बट कौन सा मॉलिक्यूल इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट ही कुड नॉट आइडेंटिफाई. तो उनके एक्सपेरिमेंट के आफ्टर सम टाइम 3 साइंटिस्ट हैड डिड वन एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने बायोकेमिकल नेचर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का है उसको आइडेंटिफाई किया था. नेम ऑफ दीज 3 पीपल वर एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी. सो व्हाट दे हैड डन इज कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सेंट्रिफिकेशन के हेल्प से. We can separate all the molecules which are present in the heat killed S. उसके प्रोटीन्स को सेपरेट कर लिया, उसके आरएनए को सेपरेट कर लिया, उसके डीएनए को सेपरेट कर लिया. कार्बोहाइड्रेट्स तो रेस में ही नहीं थे बिकॉज साइंटिस्ट ऑलरेडी न्यू कि कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी द जेनेटिक मटीरियल. सो दीज 3 वर द सस्पेक्ट्स कि इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटीरियल हो सकता है एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग आर स्ट्रेन इन टू एस स्ट्रेन. तो वॉट एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी हैड डन इज कि उन्होंने ये जितने भी मॉलिक्यूल थे एस के, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आरएनए हैं, डीएनए हैं, इसको सेपरेट कर दिया. ओके. और उसको लाइव आर के साथ मिक्स किया टू चेक कि इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो जब आप ये डायग्राम देखोगे तो हेयर यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम का मतलब है कि इसमें वी हैव टेकन लाइव आर स्ट्रेन. तो लाइव आर स्ट्रेन हमने बैक्टीरिया का लिया फर्स्ट केस में. व्हाट वी हैव डन, उसके साथ हमने क्या मिक्स कर दिया है, एस का प्रोटीन मिक्स कर दिया. एंड नाउ वी आर चेकिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और नॉट, मीन्स जो आर स्ट्रेन है वो एस में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इन दिस केस वी कुड फाउंड कि जो आर स्ट्रेन है वो एस में कन्वर्ट ही नहीं हुई है. नो चेंज, नो ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. देन इन द सेकेंड पार्ट व्हाट दे हैड डन इज कल्चर मीडियम लिया. अगेन कल्चर मीडियम मीन्स वही लाइव आर बैक्टीरिया है, उसको उन्होंने लिया और आरएनए ऑफ एस टाइप. अब एस बैक्टीरिया का आरएनए है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके रख दिया. एंड देन दे ऑब्जर्व कि कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड देन दे फाउंड कि नो चेंज इज टेकिंग प्लेस. नो चेंज मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो आर ही लिखा हुआ है. इट मीन्स आर जो है वो एस रेन में चेंज ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब जो आरएनए है दैट इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद हम थर्ड में पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे, दिस वन. सो नाउ व्हाट दे हैड डन इज दे हैड टेकन कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम अगेन इज द लाइव आर बैक्टीरियम और उसके साथ एस टाइप का जो डीएनए है, एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो उन्होंने मिक्स कर दिया. एंड आफ्टर सम टाइम दे ऑब्जर्व कि नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस कि जो आर बैक्टीरिया है वो एस में कन्वर्ट हो गया. कैन यू सी यहाँ पे कुछ आर भी लिखा है, कुछ एस भी लिखा है. इसका मतलब जो आर स्ट्रेन है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गई है, चेंज हो गई है. सो इट मीन्स जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट दे वांटेड टू कन्फर्म इट. ओके, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका कन्फर्मेशन, जो भी रीडिंग आ रही है कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो दे वांटेड टू क्रॉस चेक इट, दे वांटेड टू कन्फर्म इट. और वो फर्दर उन्होंने कन्फर्म किया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप. वही जो मिक्सचर हमारा था इसकी पैरेलल एक और ट्यूब भी है कि कल्चर मीडियम लिया,
उसमें डीएनए ऑफ एस टाइप डाला, उसमें डीएनएज एंजाइम ऐड कर दिया। ये सेम टेस्ट ट्यूब नहीं है, अलग से टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर की थी। सो दे हैड मिक्सड द लाइव आर डीएनए ऑफ एस टाइप डीएनएज। जब आप डीएनएज डालोगे, दिस इज एन एंजाइम विच कैन डिग्रेड डीएनए, विच कैन ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल पीसेस। तो जो भी एस टाइप का डीएनए है वो पूरा डैमेज हो जाएगा, and because the DNA has been completely damaged, now it cannot show transformation, it cannot convert R into S। तो अगर आपने DNA डाला है तो अब आप देखो टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, जो R स्ट्रेन है वो S में कन्वर्ट ही नहीं हुई। सो दिस सिंपली प्रूव्स कि आउट ऑफ द 3 बायोमोलिक्यूल्स जिसके ऊपर हमें डाउट था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, RNA is not responsible for transformation, it is the DNA which is causing transformation. So what was the achievement of every McLeod-McCarthy experiment? That they could identify the molecule which is responsible for transformation. जब आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एनसीईआरटी से रीड करोगे तो लास्ट में क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज। तो आपको पता ही है डीएनएज लास्ट में अगर सफिक्स हम एएसई लगा रहे हैं, इसका मतलब दिस हैज़ टू बी द नेम ऑफ द एंजाइम। सो डीएनएज इज द नेम ऑफ द एंजाइम, डीएनए इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। सो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव वन मोर डाउट विच आई थिंक वी मस्ट टेक इट अप, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताया था इकबाल मैम ने। सम स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ वी हैड टू रिपीट, दे वांटेड मी टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेलर। एनसीईआरटी से जब आप रीड करोगे उसमें सिर्फ 2-3 लाइन्स ही गिवन है। आफ्टर द मिसेल्सन एंड स्टॉल एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, दैट सेम टाइप ऑफ कंक्लूजन वॉज ऑब्टेन्ड बाय टेलर एंड ही हैड यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ओके, तो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन अगर आप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली उन्होंने हाइड्रोजन लिया था दिस फॉर्म में, तो जो थाइमिडीन है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मीडियम में व्हेन यू आर टेकिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, और फर्स्ट उन्होंने जो विशा फाबा है उसके क्रोमोजोम्स के ऊपर दे हैड डिप्ड द क्रोमोजोम्स इन दिस सोल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का लेट्स से की क्रोमोजोम है, और अब ये पूरा रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो चुका है। जैसे वहाँ पे तो हमने हैवी आइसोटोप लिया था N15 का, यहाँ पे हमने कोई हैवी आइसोटोप नहीं लिया, यहाँ पे हमने H3 लेबल्ड थाइमिडीन लिया है। ओके, दिस इज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और उसके बाद जैसे हमने मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में 0 मिनट में या स्टार्टिंग में हैवी आइसोटोप डाला था, उसके बाद हमने किसी भी स्टेप पे हैवी आइसोटोप नहीं डाला। यहाँ पे भी हमने सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ही रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया है, उसके बाद वाले किसी भी स्टेप में हमने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जो है वो नहीं लिया है। सो नाउ वी आर टेकिंग नॉर्मल थाइमीन इन द सोल्यूशन। अगर आप नॉर्मल थाइमीन लोगे तो जब ये आपका क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए है, क्रोमोजोम आपका रेप्लिकेट करेगा। सो नाउ व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, लेट्स से हाफ क्रोमोजोम में रेड से बना देती हूँ, हाफ क्रोमोजोम में दूसरे कलर से बना देती हूँ। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है ये आपका रेडियो एक्टिव थाइमिडीन शो कर रहा है, और ये जो पिंक वाला है ये नॉर्मल थाइमिडीन शो कर रहा है। मतलब जो डीएनए, बिकॉज अल्टीमेटली डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम में। सो वन डीएनए इज ओल्ड और हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड, वन हैज़ बीन न्यूली सिंथेसाइज्ड। सिमिलरली एक और क्रोमोजोम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे बना रही हूँ, बिल्कुल सेम ही बनेगा, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट जनरेशन जब कंप्लीट होगी तो क्रोमोजोम की भी कॉपीज डेवलप होंगी। तो यहाँ पे भी सेम थिंग वी आर सीइंग, दैट वी आर गेटिंग 2 chromosome and both of them have one radioactive thymidine arm, one arm is made up of normal thymidine। तो यहाँ पे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि ये आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। फिर उसके बाद के जो स्टेप्स हैं इनके, वो मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट वाले ही हैं कि हम इसको सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे। इसमें यहाँ पे सॉरी नॉट सेंट्रीफ्यूगेशन, दे हैड यूज्ड कि हम इसकी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करेंगे तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट जनरेशन में हाफ हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन का हम काउंट करेंगे तो सेकेंड जनरेशन में वी विल बी गेटिंग 4 क्रोमोसोम्स। ओके, और यहाँ पे आपके 2 क्रोमोसोम्स तो ये हाइब्रिड टाइप के होंगे, मीन्स इसकी एक आर्म रेडियो एक्टिव आइसोटोप की है और एक आपकी नॉर्मल थाइमिडीन की है, और बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स हैं उनकी आर्म्स जो होंगी वो नॉर्मल थाइमिडीन है। तो बिल्कुल पैरेलल है, और यानी कि जब सेकेंड जनरेशन में आप रेडियो एक्टिविटी मेजर करोगे तो अब वो फर्स्ट जनरेशन का भी हाफ हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग का 1/4 हो जाएगी। तो हर जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है,
पर क्रोमोजोम, वी आर टॉकिंग अबाउट पर क्रोमोजोम, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन में, तो उससे दे कुड आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो डीएनए में रेप्लिकेशन है इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। तो इसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, जस्ट रीड इट, प्रिंसिपल इसका मोर और लेस सिमिलर है, बट यहाँ पे दे हैड टेकन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। तो जब आप एनसीईआरटी से रीड करोगे तो उसमें आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन्ड है। सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए, इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि आरएनए मॉलिक्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट टाइप का आरएनए है, दिस इज कॉल्ड आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। अभी हम ट्रांसलेशन में राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। राइबोसोम वी नो इज कॉमनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जो भी राइबोसोम है वो आरआरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरआरएनए? दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। देन वी हैव वन मोर टाइप ऑफ आरएनए विच इज कॉल्ड एमआरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है, बिकॉज वी नो डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो भी आर ई आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड वी नो आर ई आर के ऊपर ही राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो जो भी आपका आर ई आर है, राइबोसोम्स हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। अब डीएनए तो सेल के बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज एंड complex molecule, so it will be making its carbon copy, it will be making a single strand molecule which is called mRNA, and it will be carrying the information from DNA, it will be coming to the RER, यहाँ पे आके वो पूरा अटैच होगा, then it will help in the formation of protein synthesis। तो जो भी डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए कैरी करता है टू द राइबोसोम। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ आरएनए विच इज कॉल्ड टीआरएनए, जिसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ये उसी का थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है, तो हम इसको सिंपली ऐसे एनसीईआरटी वाले फॉर्म में ही लर्न कर लो। ये अंदर जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे हैं वो हमें कुछ नहीं लर्न करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर सीइंग दिस मॉलिक्यूल, तो हमें इसकी शेप के ऊपर फोकस करना है, एंड यू कैन सी इसकी शेप कैसी है, क्लवर लीफ जैसी। अगर आपने कभी इस प्लांट की लीफ देखी होगी, ट्राईफोलिएट होता है, 3 ऐसे लीफ एक पॉइंट पर अटैच होते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही शेप को मैच कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी से दैट इट लुक्स लाइक अ क्लवर लीफ। देन इसकी शेप जो है वो इन्वर्टेड एल अल्फ़ाबेट को भी मैच करती है। सो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें मेंशन है दैट इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड एल। ठीक है, फिर इस मॉलिक्यूल का जो नेम है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट वाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, अडेप्टर मॉलिक्यूल इसको इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है टीआरएनए, ये डिस्कस तो बाद में हुआ था, जब फ्रेडरिक क्रिक वगैरह ने, वॉटसन ने डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म प्रपोज किया था। उस टाइम तक टीआरएनए डिस्कवर भी नहीं हुए थे, बट दे मेड अ अजम्पशन, दे मेड अ गेस कि सेल में कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल ज़रूर है जो कि अमाइनो एसिड्स को कैरी करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बट उस टाइम तक टीआरएनए डिस्कवर नहीं हुआ था। सो उस टाइम पे दे हैड सेड कि कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल ज़रूर है जो एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है और वन बाय वन अमाइनो एसिड्स को सप्लाई कर रहा है, तो दे नेम्ड इट एज अडेप्टर। फिर बाद में टीआरएनए की जो है डिस्कवरी हुई, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया गया, और जो उस टाइम पे क्रिक ने अजम्पशन किया था, गेस किया था, पोस्टुलेट किया था, इट वाज फाउंड टू बी करेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ एक्टिंग लाइक एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, एक ऊपर वाला पार्ट है, 3' एंड पर होगा, वहाँ पे यू कैन राइट द नेम ऑफ द पार्ट, दैट इज द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाली साइड पर है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आके बाइंड होते हैं, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। देन वी हैव टी लूप। ओके, टी लूप आपकी बुक में देखना, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें जो राइट हैंड साइड पे लूप है जहाँ पे टीआरएनए की लेबलिंग है, वहाँ पे यू कैन राइट टी लूप। एक्चुअली टी लूप इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे यूरिडाइन तो हमने पढ़ा है, यूरासिल से जो बनता है, बट यहाँ पे स्यूडो यूरिडाइन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम टी लूप है, बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस हमें इतना लर्न करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो आर्म है,
This helps in the attachment of ribosome because we know ribosomes are the protein factory, वहीं पे protein synthesis होती है. So this is the point which helps in the formation of ribosomes. Then we have D loop. Okay, ये D loop actually यहाँ पे एक different type का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरिडाइन. उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम है डी लूप. और ये वाली जो आर्म है, ओके, ये जो ब्राउन कलर से शो किया हुआ है, दिस इज द आर्म विच हेल्प्स इट टू बाइंड विद एन एंजाइम. अभी जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे एक एंजाइम का नेम स्टडी करेंगे, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. तो ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब तक एंजाइम टीआरएनए के साथ बाइंड नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता. सो व्हाट इज दिस D arm doing, D loop doing? That it helps in the binding of enzyme. And what is the name of the enzyme? We have amino acyl tRNA synthetase. तो ये वाला जो टॉप पर एंड है ये किस में हेल्प कर रहा है? ये अमाइनो एसिड बाइंड करने में हेल्प कर रहा है. ये वाला जो एंड है जिसको हम टी लूप बोल रहे हैं, जो कि एज पर एनसीईआरटी राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, वो राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प करता है. तो इट इज़ नोन एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट. ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है, दिस हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. अब ये जो लास्ट वाली लूप है, ओके, दिस यहाँ पे देखो नेम क्या लिखा हुआ है, एंटीकोडॉन. तो अगर आप एनसीईआरटी से डायग्राम रीड करोगे तो वहाँ पे देखना टीआरएनए के नीचे एमआरएनए बनाया हुआ है. जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में. कल जब हम करेंगे जेनेटिक कोड देन वी विल सी. तो यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में है. एंड दिस इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, दिस इज कॉल्ड कोडॉन. और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो टीआरएनए पे प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे G AA है, तो उसके अकॉर्डिंग लेट्स राइट दिस. यहाँ पे आपका G AA अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं एमआरएनए पे प्रेजेंट है तो ये CTT हो जाएगा. तो यानी कि जो भी एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है टीआरएनए पे. एंड दिस ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस विल बी कॉल्ड एंटी कोडॉन. सो वी हैव कोडॉन मीन्स ट्रिपलेट इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए. और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट इन्फॉर्मेशन टीआरएनए पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एंटी कोडॉन. सो दो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. कोडॉन जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए पे प्रेजेंट है, एंटी कोडॉन जो है वो टीआरएनए पे प्रेजेंट है. ओके, उसके बाद वन मोर थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड. जैसे ऑलरेडी हमने क्लास 11th में स्टडी किया है कि हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. ओके, आप क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक एक बार देख के निकाल के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्रोटीन वाला पोर्शन रीड करना. उसमें मेंशन है कि वी हैव 20 different type of amino acids are found in the human body. And one thing which should be very clear in your mind कि हर amino acid का tRNA different है. जैसे let's say कि हमारे पास दो amino acid हैं, मेथियोनाइन है, आर्जिनिन है, तो दोनों का टीआरएनए सेम नहीं हो सकता, दोनों का टीआरएनए डिफरेंट होगा. तो हर अमाइनो एसिड का जो टीआरएनए है वो डिफरेंट है क्योंकि बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं. तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड दैट वी विल बी हैविंग 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए. इज दैट क्लियर? सो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमें लर्न करना है, उसकी शेप हमें पता होना चाहिए दैट इट मैचेस विद अ क्लवर लीफ. और इसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए दैट इट इज़ कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल. वाई वी आर कॉलिंग इट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल? बिकॉज इट ये दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करता है. जो आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है एमआरएनए उसको एक तरफ से ज्वाइन कर रहा है, कोड को रीड कर रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए पे प्रेजेंट है उसको रीड कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ सप्लाइंग द अमाइनो एसिड, इसका जो दूसरा एंड है वो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है. सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन. तो ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार मैम ने पढ़ा दिया है. ट्रांसलेशन मीन्स दो टर्म्स आपने पढ़ी थी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो सबसे पहले तो पता होता है आपको डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए विल बी मेकिंग एमआरएनए. सो दिस प्रोसेस जिसमें डीएनए एमआरएनए फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. Then this mRNA helps in the formation of protein. So this step in which mRNA is helping in the protein formation, this is called translation. So we have two steps. ये जो first वाला है इसको हम बोलते हैं transcription. Then second step जिसमें mRNA helps in the formation of proteins, this is called
translation. Okay, so now we have to study the process of translation in detail. So I've already told you कि जो ribosomes हैं, they are called the protein factories. They are the site where the protein molecule will be formed. तो translation process का meaning आपको पता चल गया है. This is the process in which amino acids will join together to form protein. बिकॉज ऑलरेडी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स है उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है दैट इज़ दी अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स आपस में जॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. जनरल अल्फा अमाइनो एसिड जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था. सेंटर में कार्बन है, देन वी हैव हाइड्रोजन, then we have R group, then we have carboxylic group that is the COH, then we have amino group. ये जनरल स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का. और जब दो अमाइनो एसिड साथ में होते हैं, फिर रिमेंबर, तो COH और दूसरे अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड व्हेन द वाटर विल बी रिमूव्ड सो दे विल बी जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ CONH बॉन्ड. सो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है CONH, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. सो अमाइनो एसिड सबसे बेसिक यूनिट है प्रोटीन्स की, और वो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? दे आर ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. हम इसको 3 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे. जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब कि प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है. ओके, नाउ इनिशिएशन में सबसे पहला जो काम है, बिकॉज टीआरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो दे विल स्टार्ट शोइंग सर्टेन एक्टिविटीज़. सबसे पहले तो जो टीआरएनए है, अगर हम उसका जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, लेट्स से दिस इज़ आर टीआरएनए, दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर. तो इनिशियली जो टीआरएनए है उसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं होता है. सो दिस टाइप ऑफ टीआरएनए ऑन विच नो अमाइनो एसिड इज अटैच, दिस इज कॉल्ड अनचार्ज टीआरएनए. अनचार्ज टीआरएनए का मतलब है जिसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड अटैच ही नहीं है. ठीक है, अब ये जो अनचार्ज टीआरएनए है, जैसे ही सेल को सिग्नल मिलेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लैकोप्रोन के केस में भी एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर आप बहुत तेज़ सनशाइन में खड़े हो, यूवी रेज आर फॉलिंग ऑन द स्किन, दिस विल एक्ट एज ए स्टिमुलस, और जो स्किन के अंदर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. मेलानिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन. सो अगर कोई भी सेल के अंदर सिग्नल आ रहा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे वी हैव ईटन फूड, तो उस टाइम पे पेप्सिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. पेप्सिन एक आपका पता है एंजाइम है, बट अल्टीमेटली प्रोटीन है. सो जब भी सेल को कोई प्रोटीन बनाना होता है तो इनिशियली जितने भी टीआरएनए हैं वो अनचार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है. अनचार्ज का मतलब है कोई अमाइनो एसिड उनके ऊपर अटैच नहीं है, बट एज सुन एज दे गेट अ सिग्नल फ्रॉम द सेल, तो ये वाला जो 3' एंड है यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा. और जैसे ही अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा, नाउ दिस टीआरएनए विल बी कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए. तो सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन में यही है. जब आप एनसीईआरटी से रीड करोगे तो उसमें लिखा होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ओके, या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. तो यही वो स्टेप है जो स्टार्टिंग स्टेप है. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. अब ये जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड्स के साथ डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं कर सकता. इसकी अटैचमेंट में जो एंजाइम हमने पीछे पढ़ा था, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, हम उसको शॉर्ट में ई लिख देते हैं, नाम एंजाइम का बड़ा है, वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था टीआरएनए की एक साइट है जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट. एक्चुअली जो सबसे पहले अमाइनो एसिड है वो एटीपी के साथ बाइंड करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है. दिस अमाइनो एसिड कैन नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द टीआरएनए. तो पहले वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, एटीपी के साथ बाइंड करेगा, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंजाइम का, अमाइनो एसिड का, एडीपी का, और फिर ये एंजाइम हेल्प करता है अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड करने में. तो देखो जो फर्स्ट स्टेप है चार्जिंग में, उसमें आपका एटीपी इन्वॉल्व है, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूजिंग दिस एंजाइम एंड एटीपी, नाउ द अमाइनो एसिड विल बी ट्रांसफर्ड टू द टीआरएनए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ये जो राइबोसोम्स है इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं. दिस पोर्शन ऑफ द राइबोसोम इज कॉल्ड इट्स लार्जर सब यूनिट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है राइबोसोम का, दिस इज कॉल्ड इट्स स्मॉलर सब यूनिट. एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है. ओके, जब तक सेल को सिग्नल नहीं मिलता ये दोनों सब यूनिट्स
डिसोसिएटेड रहती है, मीन्स दे आर नॉट अटैच विद ईच अदर, बट एज सुन एज द सेल विल गेट द सिग्नल, तो सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट होती है, and once the magnesium ion concentration will increase, this will help in the joining of the two subunits together. तो ये भी इनिशिएशन के अंडर ही काउंट हो रहा है कि जो राइबोसोम की दो सब यूनिट्स थी, लार्जर स्मॉलर, they were separate from each other, now they have joined with each other in the presence of the signal and magnesium ions. तो जब ये दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन हो जाएंगी, now ribosome is also ready for the process of translation. So we have done the first step. So what was the first step? That is the initiation. Then we have second step, which is called elongation. ओके, elongation मतलब कि जो आप प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन चेन फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो आपका टीआरएनए है, इसको सॉरी राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, वन इज द ए साइट, जहाँ पे ए साइट का मतलब है अमीनो एसाइल साइट. एक होती है पी साइट, पी साइट मतलब जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है. एक होती है ई साइट, ई साइट मीन्स एग्जिट साइट, जो भी अमाइनो एसिड, जो भी टीआरएनए इस राइबोसोम के अंदर आ रहा है, वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा. सो हाउ मेनी साइट्स वी आर हैविंग इन द लार्जर सब यूनिट? वी आर हैविंग 3 साइट्स, ए साइट, पी साइट, ई साइट. और यहाँ पे देखो, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, इसमें एक ग्रूव प्रेजेंट है. ओके, एंड इन दैट ग्रूव mRNA हैज गॉट अटैच्ड. ओके, mRNA हैज फिक्स्ड इटसेल्फ. जब तक mRNA राइबोसोम आपस में अटैच नहीं होंगे, ट्रांसलेशन कैन नॉट स्टार्ट. तो जैसे ही mRNA अटैच हो गया, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन हो गई. नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप, इलोंगेशन. नाउ वन बाय वन द चार्ज tRNA मॉलिक्यूल विल कम टू द राइबोसोम. तो सबसे पहला, अभी हम जब जेनेटिक कोड स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन कोडॉन होता है. इनिशिएशन कोडॉन मतलब चाहे कोई भी mRNA हो, सबसे पहला कोडॉन उसमें हमेशा AUG होता है. एंड दिस कोडॉन ऑलवेज कोड्स फॉर this codon codes for the amino acid which is called methionine. तो सबसे पहला तो कोडॉन हमारा फिक्स्ड है, इनिशिएशन कोडॉन है, तो उसका जो टीआरएनए है, मींस tRNA which is specific for methionine, it will come and bind at the P site. तो यहाँ पे आप इमेजिन करो, ये आपका tRNA आ गया और इसके ऊपर यहाँ पे अमाइनो एसिड भी अटैच है. डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं सो दैट आपको ईजी हो जाए. दिस इज द tRNA. तो फर्स्ट इनिशिएशन को कोडॉन का जो tRNA है वो P साइट पे आकर बाइंड हो गया. फिर mRNA, क्योंकि राइबोसोम पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, लेट्स से दिस इज द सेकेंड कोडॉन, उसका जो भी रेस्पेक्टिव टीआरएनए होगा, क्योंकि हर अमाइनो एसिड्स के लिए टीआरएनए डिफरेंट है, तो उसका जो भी टीआरएनए है, नाउ इट विल कम एंड बाइंड हियर. और वो भी चार्ज है, क्योंकि चार्जिंग जब तक नहीं होगी तब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता. यहाँ पे वो पूरा अटैच्ड है. तो नाउ इट इज़ कमिंग एंड इट हैज़ अटैच्ड हियर. तो फर्स्ट वाला पी साइड पर अटैच हो गया. सेकेंड वाला जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सेकेंड कोडॉन का जो टीआरएनए है वो ए साइड पर अटैच हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो पी साइट पे टीआरएनए है, जिसके पास ये अमाइनो एसिड है इनिशिएशन वाला, ये अपना अमाइनो एसिड जो है, मींस ये दोनों अमाइनो एसिड अब एक टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे. ये जो लार्जर सब यूनिट है, पी साइट है, पी पोर्शन है, दिस एक्ट एज एन कैटलिस्ट, दिस एक्ट एज एन एंजाइम, एंड दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दो अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, एंड व्हेन दे ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तभी आपकी प्रोटीन चेन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. तो ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स थे, ये अब आपके पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन हो गए. तो ये वाला जो फर्स्ट टीआरएनए था, इसने अपना अमाइनो एसिड इधर ट्रांसफर कर दिया. नाउ दिस टीआरएनए इज हैविंग 2 अमाइनो एसिड. इसके वाला अमाइनो एसिड भी इसके पास ट्रांसफर हो चुका है. ओके, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. तो अब ये जो अमाइनो एसिड था फर्स्ट नंबर वाला, नाउ इट इज़ अनचार्ज. अनचार्ज का मतलब है कि अब इसके ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट ही नहीं है. जैसे कि वो वाला एग्जांपल हम लेते हैं कि वी हैव दिस mRNA इज़ लाइक अ रेलवे प्लेटफॉर्म, राइबोसोम इज़ लाइक अ ट्रेन. तो जब उसने फर्स्ट दोनों कोडॉन्स को रीड कर लिया, मतलब उसका फर्स्ट स्टेशन कंप्लीट हो गया. नाउ द राइबोसोम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक एक स्टेशन वो आगे शिफ्ट होगा, और इसके अंदर जितने भी टीआरएनए थे वो एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस जिसमें राइबोसोम आगे शिफ्ट हो रहा है और उसके अंदर के जो टीआरएनए है वो एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो राइबोसोम है वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो रहा है, टीआरएनए एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट हो रहे हैं.
सो ये जब प्रोसेस हो जाएगा तो आप खुद विजुअलाइज करो कि ये वाला जो टीआरएनए था वो यहाँ पर आ जाएगा। ई साइट का मतलब है कि यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, और ये वाला जो टीआरएनए था जिसके ऊपर 2 अमाइनो एसिड्स हैं वो ए साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं सो दैट अब आपको समझने में ईजी हो जाए। सो नाउ व्हाट वुड हैपन, ए पी ई वही हमारे 3 साइट्स हैं। ओके, तो ये जो हमारा टीआरएनए था जो अनचार्ज है, जो पहले सबसे पहले इनिशिएशन कोडॉन लेकर आया था, अब उसने ऑलरेडी अपना जो कोडॉन है वो ट्रांसफ़र कर दिया, अनचार्ज हो गया, वो ई साइट से बाहर निकल गया। जो ए साइट पे टीआरएनए प्रेजेंट था जिसके ऊपर 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो चुके हैं, अब वो आपका पी साइट पर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आरएनए एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया होगा तो कोई ना कोई नया कोडॉन आ गया, तो जो नया कोडॉन यहाँ पर आया है वो अपना अमाइनो एसिड्स लेकर आया होगा। तो ऐसे एक एक करके ये पोजीशन, ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, अब ये वाला जिसके पास 2 अमाइनो एसिड्स थे यानी डाईपेप्टाइड थे, वो अपने अमाइनो एसिड इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सो ये तीनों अमाइनो एसिड अब इसके साथ जुड़ जाएंगे, और ये वाला जो हमारा था टीआरएनए अब इसके पास कोई अमाइनो एसिड नहीं रहेगा। ओके, नाउ इट इज़ अनचार्ज। फिर आपका यहाँ पे अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है, फिर वही सेम स्टोरी है कि जो राइबोसोम है वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, उसके अंदर के जितने भी टीआरएनए थे वो एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट होंगे, सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। यानी ये वाला राइबोसोम तो ई साइड पर आ गया, यहाँ से बाहर एग्जिट कर जाएगा, और ये जिसके पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं वो पी साइड पर आ गया। फिर राइबोसोम एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। मैं आपको अभी एक वीडियो भेज देती हूँ, उसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट हाउ दिस प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन इज टेकिंग प्लेस। सो वंस द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन हैज़ कंप्लीटेड, जब तक आपका एमआरएनए का स्टॉप पोर्शन नहीं आ जाएगा, अभी हम एमआरएनए का स्ट्रक्चर करेंगे, उसके लास्ट में होता है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मतलब जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि अब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी मस्ट स्टॉप द प्रोसेस। तो जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो भी आपका प्रोटीन चेन फॉर्म हुआ है ये यहाँ से कट हो जाएगा, प्रोटीन टीआरएनए से सेपरेट हो जाएगा, दोनों जो सब यूनिट्स थी लार्जर स्मॉलर वो भी सेपरेट हो जाएंगी, आरएनए सेपरेट हो जाएगा, एमआरएनए सेपरेट हो जाएगा। मीन्स जो भी मशीनरी एक जगह पे असेंबल हुई थी वो फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बट उससे पहले एक चीज़ इन्होंने करनी है कि जहाँ पे स्टॉप कोडॉन है दैट विल बी द थर्ड स्टेप, एंड दैट थर्ड स्टेप विल बी नोन एज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन करना है मीन सारी चीज़ों को हमने जो असेंबल किया था उनको फिर से वापस अलग अलग करना है। तो जहाँ पे भी स्टॉप कोडॉन्स हैं वहाँ के लिए कोई टीआरएनए तो होता नहीं है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर कॉल्ड रिलीज फैक्टर्स। जैसे ही वो रिलीज फैक्टर यहाँ पर आके बाइंड करेंगे तो वो पूरी इस मशीनरी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दैट नाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोटीन चेन अलग हो गई, दोनों सब यूनिट्स राइबोसोम की सेपरेट हो गई, आरएनए एमआरएनए अलग हो गया, इट मीन्स प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? वी हैव इनिशिएशन, वी हैव इलोंगेशन, वी हैव टर्मिनेशन। ओके, और एक और इसमें टर्म है कि जो एमआरएनए है, जहाँ से एमआरएनए स्टार्ट होता है, वी एक्चुअली एमआरएनए का स्ट्रक्चर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स की सीक्वेंस मैच नहीं कर रही। ये होता है उसका स्टार्टिंग कोडॉन, ये होगा उसका स्टॉप कोडॉन, ये बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो जहाँ पे भी आपका स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, लेट्स से ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के दोनों साइड्स पे कुछ यूटीआर सीक्वेंसेस मेंशन है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में बहुत आता है, व्हाट आर यूटीआर्स? तो यूटीआर है आपका अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ऐसा पार्ट एमआरएनए का जो प्रोटीन तो नहीं बनाता है। अनट्रांसलेटेड का मतलब है प्रोटीन नहीं बना रहा है बट इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी लोकेशन एक तो आपको पता होनी चाहिए, that it is situated on both the sides. It is present on the 5 prime end also, it is present on the 3 prime end also. Full form पता होना चाहिए, and though they are not making protein but that doesn't mean that they are not necessary. They are actually required for efficient translation process, क्योंकि ये mRNA को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, एमआरएनए को गाइड करते हैं टू बाइंड विद द राइबोसोम, और भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई अगर यूटीआर्स नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो विद दिस वी हैव फिनिश द टॉपिक। इसको एक बार आप रीड कर लेना फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड वॉट एवर योर डाउट्स आर वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।